नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में, जहां हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। और आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं, कौन से वो बड़े मुद्दे होने वाले हैं जिनके बारे में आज का जनमत शो है। क्योंकि हर खबर पर पोल तो हम लेते ही हैं और पोल के साथ वो खबर भी महत्वपूर्ण होती है जिस पे आपका मत होता है जनमत में, और वो परसेंटेज हम हर खबर के बाद आपको दिखाते हैं। तो ये फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए, पहली बड़ी खबर, हिंदू अंडर अटैक। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की उस आतंकी घटना की और ऐसी कई घटनाओं की जो कि हिंदुओं के विरुद्ध ही होती हैं। और ये आतंकवादी, इस्लामिक आतंकवादी खासतौर पर हिंदुओं को निशाना क्यों बनाते हैं ये। और दूसरी बड़ी खबर, कटप्पा वर्सेस यूपी बिहार। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको शो में बने रहना है, आपको तब समझ में आएगा। महत्वपूर्ण खबर ये भी है, चर्चा का विषय ये भी है। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नीट में धांधली की और जो मांग उठी है स्टूडेंट्स की और अभिभावकों की, और साथ ही साथ इसमें कितनी सच्चाई है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, और सभी का एनालिसिस आपको बताएंगे। और फिर दिल्ली का जल संकट से दिल्ली वासी परेशान हैं, लेकिन टैंकर चल रहे हैं। आरोप लग रहा है कि भाई दिल्ली सरकार के द्वारा कि हरियाणा में चोरी हो रही है, हरियाणा इसको डिनाई करता है। सच्चाई क्या है ये भी आपको एनालिसिस के माध्यम से जनमत में बताएंगे। और फिर बिहार विधानसभा में आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है। ऐसा क्या खबर में है, क्या खास है और क्या लाभ होने वाला है आम आदमी पार्टी को अगर वो बिहार में आ जाती है, ये भी एनालिसिस के माध्यम से आपको समझना है। तो जनमत में ये फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से मैंने आपको बताया कौन से मुद्दे रहने वाले हैं। मैं शिवम दत्त मेहता आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। आज तस्वीरें आपको दिखाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरे कार्यकाल का कार्यभार संभालने के बाद आज बुधवार को अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए इटली दौरे पर रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी ने इटली में G7 समिट में वो शामिल होंगे और G7 जो शिखर सम्मेलन है 13 से 15 जून तक इटली के अपुलिया क्षेत्र के लग्जरी रिजॉर्ट बोर्गो एग्राजिया में आयोजित होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 14 जून को G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। G7 की बैठक में यूक्रेन और गाजा युद्ध पर चर्चा होने की संभावना है। आपको बता दें कि G7 विश्व की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान शामिल हैं। शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले शीर्ष नेताओं में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो शामिल हैं। इटली में भारतीय राजदूत वाणी राव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में उपस्थित अन्य नेताओं के साथ भारत और वैश्विक दक्षिण के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। ये G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 11वीं भागीदारी होगी। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी लगातार 5वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। विदेश सचिव क्वात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने एक विशेष ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा कि यह यात्रा महत्वपूर्ण क्योंकि प्रधानमंत्री को लगातार तीसरे कार्यकाल में पदभार ग्रहण करने के बाद यह पहली विदेश यात्रा होगी। सचिव ने कहा कि इससे उन्हें G7 शिखर सम्मेलन में उपस्थित अन्य विश्व के नेताओं के साथ भारत और वैश्विक दक्षिण के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करने का अवसर भी मिलेगा। क्वात्रा ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र का फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर होगा। इस दौरान पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी वैश्विक चुनौतियों को हल करने के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बड़ी मान्यता और योगदान को दर्शाती है, जिसमें शांति, सुरक्षा, विकास, पर्यावरण ये सभी शामिल हैं। तो G20 की अध्यक्षता के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां भारत ने कई विवादास्पद मुद्दों पर वैश्विक सहमति बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो अब ये सम्मेलन जो है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं, इसमें क्या कुछ है खास ये तो आपको हम बता ही रहे हैं और रिएक्शंस भी आपको सुनाते हैं। क्या कहा है एस जयशंकर ने और विनय मोहन क्वात्रा ने। This will be India's 11th
participation in G7 summit and Prime Minister Modi's 5th consecutive participation at the G7 summit. On 14th of June, that is the main day for the G7 outreach summit, Prime Minister will participate in the outreach session along with the other countries invited for the outreach summit. At this session, the focus would be on artificial intelligence, energy, Africa, and the Mediterranean. It will be a block agenda item where the G7 and the outreach countries would share their views and perspective. India's regular participation at the G7 summit clearly points to increasing recognition and contribution of the efforts that India has been consistently making in trying to resolve global challenges, including those of peace, security, development, and environment preservation. It is a very good question you have asked, and you can see that we began the day of swearing in with a neighborhood first affirmation कि हमारे जो पड़ोसी जो हैं सब लोग आए और प्रधानमंत्री खुद उनसे मिले परसों. Yesterday I had met individually called on all the visiting dignitaries, and I can tell you they are leaving with a sense that our neighboring relationships will be the first priority, will be the overriding priority of the Modi government, and that is as it should. चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। जनमत में आज खबर की जो अगली खबर की बात करेंगे कुवैत अग्निकांड से करेंगे। जी हां, आपको बता दें कुवैत के मंगाफ शहर की 6 मंजिला इमारत में बीती रात आग लगने से लगभग 49 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं इस दर्दनाक हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। भारत के विदेश मंत्रालय की माने तो इस हादसे में मरने वालों में करीब 42 भारतीय हैं, जिनमें 12 केरल और 5 तमिलनाडु से थे। आपको बता दें कि इस हादसे को देखते हुए केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज कुवैत के लिए रवाना हो गई थीं। वहीं अन्य मृतक नेपाल के हैं। हादसे के बाद भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि इमारत में आग लगने की वजह से कुछ शव इतनी बुरी तरह से जल गए हैं कि उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। इस हादसे में कई शव जो बिल्डिंग की सीढ़ियों पर मिले, वहीं भारत का एयरफोर्स 1 प्लेन शवों को वापस लाने के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या इस अग्निकांड में जानबूझकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया है? इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिए। कहीं हिंदू अपने ही देश में आतंकवाद की गोली का शिकार हो रहे हैं, तो कहीं किसी पराये देश में जीते जी हिंदुओं को अग्नि के भेंट चढ़ाया जा रहा है। अपना देश हो या पराया मुल्क, आज हिंदू हर क्षण और हर स्थान पर खतरे में हैं। एक ओर जहां जम्मू कश्मीर के रियासी, कठुआ और डोडा में हिंदू पिछले 4 दिनों में 4 आतंकी हमलों का शिकार हो चुके हैं, वहीं अब कुवैत अग्निकांड ने ये साबित कर दिया है कि दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, हिंदू कहीं सुरक्षित नहीं। पूरी दुनिया में हर देश में कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी हिंदू पैदा तो हो रहा है और मर भी रहा है, लेकिन प्रश्न तब उठते हैं जब ये मौत स्वाभाविक नहीं होती। अग्निकांड में मरे हिंदुओं की मौत को दुर्घटना तो बताया जा रहा है, लेकिन ये दुर्घटना करवाई जा रही है या सच में हो रही है, इसकी जांच जरूरी है। सवाल स्वाभाविक है कि क्या जम्मू हमले के बाद अब कुवैत अग्निकांड भी कहीं भारत के बढ़ते कद को देखते हुए पाकिस्तान की बौखलाहट का परिणाम तो नहीं है? क्योंकि कुवैत अग्निकांड के बाद जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं, वो इस अग्निकांड के षड्यंत्र की ओर इशारा कर रही हैं। क्योंकि इस अग्निकांड में मारे गए 49 श्रमिकों में 42 श्रमिक भारतीय हैं, जिनमें ज्यादातर हिंदू हैं। यही नहीं, ये हादसा जिस बिल्डिंग में हुआ है उसका मालिक मुस्लिम है, जिसका नाम के.जी. अब्राहम है।
कुवैत अग्निकांड से जुड़े ये सभी तथ्य ये दावा कर रहे हैं कि ये हादसा इन दिनों इस्लामिक देशों में चल रही उस हिंदू विरोधी कट्टरता का परिणाम हो सकता है, जिसके तहत आज जम्मू से लेकर कुवैत तक हर जगह हिंदू अंडर अटैक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। निश्चित तौर से बहुत दुखद घटना है ये। मैं अपनी शोक संवेदना प्रकट करता हूँ, क्योंकि अपने भारत के नागरिक हैं, वहाँ पर काम करने गए थे बेचारे, और उनके साथ इस तरह की दुर्घटना घटी है। निश्चित तौर से उनको कम से कम उनके परिवार को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देना चाहिए, जिससे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। आज के महंगाई के समय में 2 लाख रुपए का कोई महत्व नहीं है, कम से कम 25 लाख रुपए उनको मिलने चाहिए, और उनके परिवार के एक एक व्यक्ति को उनको रोजगार या काम मिलना चाहिए, जिससे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। क्योंकि घर का कमाने वाला व्यक्ति जब चला जाता है और ऐसी दुखद घटना घटी है तो पूरा परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है। तो निश्चित तौर से 2 लाख जो मुआवजा है वो बहुत ही कम है। इनको 25-25 लाख रुपए मुआवजा और पूरी मदद इनको नौकरी जहाँ भी हो सकता है एडजस्ट इनको करना चाहिए, और हम सबकी शोक संवेदना उनके साथ है। और हम लोगों की सबकी संवेदना है उन परिवारों के साथ जिनके लोग वहाँ थे और इस घटना में उनकी मृत्यु हुई है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों की बैठक ली है, और हम लोग यहाँ से कल सुबह वहाँ कुवैत के लिए रवाना हो रहे हैं। वहाँ का जो सिचुएशन है उसका स्टॉक लेंगे। जो घायल हैं, जिनको चोटें हैं, जहाँ जहाँ अस्पतालों में हैं, उनका जायजा लेंगे कि उनका इलाज कैसा चल रहा है। जो हम लोगों की रिपोर्ट है, हम लोगों के एम्बेसी के सारे वहाँ पे अधिकारी कई बार जा चुके हैं, उसके साथ साथ कुवैती अथॉरिटीज़ भी बार बार विजिट किए हैं, और हम लोगों के पास जो रिपोर्ट है कि जो घायल हैं उनकी अच्छे ढंग से देखभाल हो रही है, और जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी जल्दी से जल्दी उनका आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस चालू है, और उनको जल्दी से जल्दी देश ले जाने की तैयारी है। देखिए, इस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। हम लोगों को इस घटना, इस सिचुएशन को देखना है, उसको कंट्रोल में करना है, और इसमें बेहतर से बेहतर सहायता उपलब्ध करानी, जिसके लिए हमारी सरकार सारी यथासंभव प्रयास कर रही है। इसमें जो लोग हैं, जो अभी तक पता चल रहा है कि इन राज्यों के हैं, और उनका आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस चालू है। अभी जो सामने सिचुएशन है उसको डील करना है, उसके बाद की स्ट्रैटेजी यहाँ पे सरकार बनाए। जब तक वहाँ जरूरत पड़े हम लोगों की, जब तक जरूरत हो हम लोग वहाँ हैं। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं क्या हुआ, कैसे कितने लोग मारे गए। मरने वाले भारतीयों की संख्या 42 बताई जा रही है। तो ये संख्या आपको बता रहे हैं कितने भारतीय मर गए इस अग्निकांड में, वो भी विदेश में। मरने वाले लोगों की संख्या कुल जो है वो 49 बताई जा रही है, 42 जिसमें भारतीय हैं। मरने वाले हिंदुओं के नाम आकाश एस नायर, KR रंजीत, केलू पोनमलेरी, PV मुरलीधरन। तो ये मरने वालों के नाम आपको हम बता रहे हैं जिनकी मृत्यु वहां पर हुई है। सजू वर्गीज, विश्वास कृष्णन, ये भी वहां मरने वाले हिंदुओं में शामिल हैं। MP बहुलायन, और इसी के साथ कुवैत की कुल आबादी में 21% यानी 10 लाख भारतीय हैं। ये आपको बता दें कुवैत में कहां कुवैत के कुल कामगारों में भारतीयों की हिस्सेदारी 30%, 9 लाख है। कौन है बिल्डिंग का मालिक? KG अब्राहम केरल के तिरुवल्ला का बड़ा कारोबारी है। केरल का कारोबारी है, बड़ा कारोबारी है। अब्राहम KG एक ग्रुप का अध्यक्ष भी है। तो बिल्डिंग के मालिक की बता रहे हैं आपको। KG कुवैत में तेल के कारोबार से संबंधित एक ग्रुप है। कुवैत अग्निकांड अब्राहम की लापरवाही का परिणाम है, यह सामने बात आ रही है। अब्राहम की कंपनी ने बिल्डिंग में 200 के करीब श्रमिकों को ठहराया था। यह आरोप है 200 से ज्यादा। सभी श्रमिक अब्राहम के NBTC कंपनी में काम करते थे। कुवैत के गृह मंत्री ने अब्राहम को गिरफ्तार करने का आदेश यहां पर दे दिया कि भाई ये जिम्मेदार है। बिल्डिंग के मालिक का नाम आपको फिर से बता दें, KG अब्राहम है। ये व्यक्ति है जो मालिक था। KG अब्राहम NBTC ग्रुप का MD है, अध्यक्ष है, और इसी की बिल्डिंग में जो आग लगी है, NBTC कुवैत का बड़ा कंस्ट्रक्शन ग्रुप है जिसका यह अध्यक्ष है।
तो आपने पूरी खबर को देखा और इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो आपको बता देते हैं। क्या जानबूझकर बनाया जा रहा है हिंदुओं को निशाना? ये 96% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 4% लोगों ने ना में जवाब दिया। 96 हाँ, 4% ना। तो ये बड़ी खबर में आपका पोल से आपका राय जो है वो सामने आ जाती है। एक अगली खबर का भी रुख तो करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर पुनः आपको बताएंगे बड़ी खबरें क्या हैं। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। जनमत में अब बात करेंगे हिंदुस्तान को उत्तर और दक्षिण में बांटने की कोशिश करने वालों की, हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े कर उसे कश्मीर बनाने वालों की साजिश और सनातन को अपना दुश्मन मान उसे समाप्त करने वाले गैंग की भी करेंगे। तमिल फिल्म एक्टर और फिल्म बाहुबली में कटप्पा की भूमिका निभाकर पूरे हिंदुस्तान में अपनी पहचान बनाने वाले सत्यराज की एक नई पहचान आज राष्ट्र के सामने आई है। वो पहचान है सनातन विरोधी की, भारत को बांटने वाले गैंग के सदस्य की और हिंदुस्तान में एक और कश्मीर बनाने की साजिशकर्ता की। तमिल फिल्म एक्टर सत्यराज सनातन को डेंगू मलेरिया बताते हुए उसे समाप्त करने की बात करने वाले डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन गैंग में अपने आप को सनातन विरोध के नए हीरो के रूप में स्थापित करने में जुटे हैं। सनातन विरोधियों का नया केंद्र बनने की कोशिश में इस कटप्पा ने उत्तर भारतीयों को कमजोर, मजबूर और उन्हें नीचा दिखाते हुए उनके स्वाभिमान पर चोट की है, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। तमिलनाडु के त्रिची में आयोजित एक कार्यक्रम में सत्यराज ने यूपी, बिहार जैसे उत्तरी राज्यों में तमिलनाडु आए प्रवासी मजदूरों का मजाक उड़ाया है। कटप्पा ने कहा कि उत्तर भारतीय श्रमिकों को आत्मसम्मान क्या होता है ये सिखाया जाना चाहिए। कटप्पा ने आगे कहा, जो कहा वो और भी आपत्तिजनक है। ये देश के संविधान और संप्रभुता के खिलाफ है, जिसे कम अक्ल कटप्पा ने बड़े ही निर्लज्जता से कह दिया है। कटप्पा ने तमिलनाडु को भारत से अलग देश बताने की कोशिश की। उसने कहा कि उत्तर भारत से तमिलनाडु आने वाले लोग वैसे ही हैं जैसे भारत से अमेरिका या इंग्लैंड जाने वाले लोग। ये उनके लिए विदेश के जैसा है। अपने देश के अंग को विदेश कहना भारत में कश्मीर बनाने के अपराध करने जैसा है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटने का प्रयास पहले भी हो चुका है और इस प्रयास में उत्तर भारत के राजनीतिक दल भी चाहे अनचाहे रूप से इसमें शामिल रहे हैं। इंडी ब्लॉक के नेता और पार्टियों ने भी 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने राजनीतिक फायदे के लिए सनातन विरोधी उदयनिधि स्टालिन का विरोध नहीं किया और अब जबकि चुनाव हो चुके हैं, परिणाम भी आ चुका है, विरोध नहीं करने का नतीजा भी इंडी ब्लॉक ने भुगत लिया है। फिर भी उदयनिधि स्टालिन का विरोध वो नहीं कर रहे हैं। ये बताता है कि वो उनकी सोच को समर्थन दे रहे हैं या उसे ही आगे बढ़ा रहे हैं। कटप्पा जिस स्टालिन की तारीफ में कसीदे गढ़ रहे हैं और उत्तर भारतीय को स्वाभिमान सिखाने की बात कर रहा है और उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जो व्यक्ति अपना धर्म धारण नहीं कर सका, जिसने राजनीतिक लालच में अपने भगवान को बेच दिया, रुद्राक्ष उतारकर गले में क्रॉस टांग लिया, वह किस मुंह से स्वाभिमान की बात करता है। कटप्पा का स्टालिन को समर्थन करना, उसके सनातन विरोधी बयान के लिए उसे शाबाशी देना उसकी मंद बुद्धि को ही दर्शाता है। दरअसल कटप्पा जैसे मंद बुद्धि अभिनेता बिना स्क्रिप्ट के कुछ नहीं बोलते। अब उसने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। இப்போ வட மாநில தொழிலாளர்கள் இங்க ஏன் வர்றாங்க? அங்க சரியில்லைங்கிறதுக்காக வர்றாங்க. வர்றவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் உண்மையிலேயே நம்ம திராவிட மாடல், திராவிட சித்தாந்தம் தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அவங்க எப்படி சந்ததியா இங்கதான் இருக்க போறாங்க. உண்மையிலேயே எப்படி இங்கிருந்து அமெரிக்காவுக்கு பொழைக்க போனவங்க அமெரிக்கா விட்டு வரதில்லை. போனா அங்க செட்டில்டு தான். லண்டனுக்கு போனா லண்டன்ல செட்டில்டு தான். அதனால அது மாதிரி இந்தியாவில் இருக்கிற வடகிழக்கு மாகாணத்திலிருந்தும் பீகார் மாதிரி அங்கே ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கிற மாநிலத்திலிருந்து வர்றவங்களுக்கு தமிழ்நாடு வந்து அமெரிக்கா மாதிரி லண்டன் மாதிரி தான். இங்கிருந்து கண்டிப்பாக போக மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு வந்து சுயமரியாதைன்னு என்ன, பகுத்தறிவு சிந்தனை என்ன, திராவிட மாடல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். அவங்களுக்கு தமிழ் தெரியாமல் இருந்தாலும் கூட எப்படி ஒரு ஜென்ரேஷன் கற்றுக்குவாங்க. அவங்களுக்கு அவங்க மொழியிலேயே வந்து ஒரு சின்ன வகுப்படுத்தா போதும். சுயமரியாதைன்னு என்ன, தன்மானம் என்ன, பகுத்தறிவு சிந்தனைன்னா என்ன, பெண் விடுதலைன்னு என்ன, பிறப்பால் யாரும் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் இல்லை. ஏன்னா அங்கே அவ்வளவு கொடுமை நடக்குது. வடநாட்டில் பிறப்பில்
அடிப்படையில் நடக்கும் கொடுமைகளுக்கு அளவே இல்லை. அப்போ அதையெல்லாம் அவங்களுக்கு எடுத்து உரைத்து உங்களுக்கு அப்பத்தான் தெரியும் நாங்க ஏன் 40 அடிச்சு அப்படிங்கிறது இப்பவாது புரிஞ்சுட்டோம். இப்ப இதையெல்லாம் புரிய வச்சிருந்தோம்னா உத்தரப்பிரதேசல 50-50 வந்திருக்காங்க, அங்கேயும் 75. நீ ஒரு தலைமுறை உருவாக்கி அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து பாருங்க, அவனை கேள்வி கேட்க பழக்கி விடுங்க, கண்டிப்பா வட இந்தியாவை மாறிடுங்க. அந்த கேள்வி கேட்டு பழக்கப்படுத்தக்கூடிய கெப்பாசிட்டி உள்ள தகுதி உள்ள ஒரே மாநிலம் தமிழ்நாடு தான். அதுவும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் திராவிட சித்தாந்த சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಯಾರ ಪರ ಆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಯಾರ ಪರ ಆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಯಾರ ಪರ ಆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಯಾರ ಪರ ಆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಯಾರ ಪರ ಆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ इसी पर हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं क्या कुछ खास है। देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए, आईएएस की संख्या वाले राज्यों में यूपी पहले नंबर पे है, बिहार दूसरे स्थान पर है। कैडर के देश में आप देखिए 4964 अधिकारी हैं और इसमें यूपी पहले नंबर पर, बिहार दूसरे नंबर पर। आईएएस की संख्या वाले राज्यों की बात कर रहे हैं, यूपी पहले, बिहार, और इसमें आप देखिए संख्या के मामले में सिर्फ यूपी ही बिहार से आगे है, केवल उत्तर प्रदेश आगे, इतना बड़ा राज्य। यूपी से आईएएस अधिकारियों की संख्या 788 है। टॉप 10 राज्यों के आंकड़ों के आधार पर हर 8वां अधिकारी बिहारी है। जिस बिहारी से इनको चिढ़ है, आईएएस काडर का हर 10वां शख्स बिहार का होता है। तो टॉप 5 राज्यों से आईएएस की बात अगर करें, उत्तर प्रदेश से 788, बिहार से 416, राजस्थान से 383, तमिलनाडु 368 और महाराष्ट्र से 323। ये आंकड़े बताते हैं कि भाई जिन बिहारियों से इनको चिढ़ है वो कौन है, कितना काबिल वो है। खबर को आपने जाना और खबर की गंभीरता को भी समझा। इस खबर पर अब हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आप जान लीजिए कि हमने पोल में आपसे क्या पूछा। हमने पूछा, कटप्पा को भारी पड़ेगा यूपी बिहार का अपमान? तो 96% लोगों ने, 96% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 4% लोगों ने ना में जवाब दिया है। अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और नीट के बारे में आपको मेगा कवरेज दिखाएंगे। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। अगली खबर का रुख करते हैं। नीट परीक्षा रिजल्ट विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर दायर 3 याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई। एनटीए ने नीट में ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया है। इस तरह से अब 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। उनका स्कोर कार्ड रद्द कर दिया गया है। फिर से परीक्षा 23 जून को होगी और रिजल्ट 30 जून तक घोषित किया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। परीक्षा में छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स पर कोर्ट में दलील पेश की गई। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि एनटीए ने आपकी बात मान ली है और वह ग्रेस मार्क्स को हटा रहे हैं।
इन छात्रों को री नीट एग्जाम में शामिल होने का विकल्प दिया गया है। ये छात्र या तो अब दोबारा एग्जाम दे सकते हैं या फिर ग्रेस मार्क्स वाली मार्कशीट के साथ नीट यूजी काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर छात्र दोबारा परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा। दोबारा परीक्षा सिर्फ वही छात्र दे सकेंगे जिसका समय कम दिया गया था या फिर क्लैट का फैसला लागू नहीं हो सका है। अब इस पर क्या प्रतिक्रिया है धर्मेंद्र प्रधान जी की, शिक्षा मंत्री जी की, वो भी आपको हम सुनाते हैं। नीट को लेके एक फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की स्तर से आई है। नीट में इस बार 24 लाख बच्चे परीक्षा दिए थे। कट ऑफ डेट में लगभग 13 लाख विद्यार्थी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किए। 4,500 तरीके सेंटर नीट एग्जामिनेशन के लिए देश भर में होती है। राजेश जी आप थोड़ा क्वाइट रहिए। 4,500 सेंटर देश भर में होती है। अनेक देशों में भी नीट की सेंटर होती है। खाड़ी की देशों में होती है, पड़ोस की देशों में होती है और 13 भाषा में एग्जामिनेशन होता है। दुर्भाग्य से इस बार नीट की 2 क्वेश्चन सेट्स होता है। गलती ना हो जाए इसीलिए चुनाव एग्जामिनेशन के दिन ही सूचित किया जाता है क्वेश्चन सेट ए या बी को यूज किया जाएगा, आइदर ऑफ द वन। इस बार जब परीक्षा हुआ, गलती से आउट ऑफ 4,500 सेंटर 6 सेंटर में गलती से गलत सेट्स ऑफ क्वेश्चन आ गई। जब परीक्षा चल पड़ी कुछ समय के बाद उसको संज्ञान में लिया गया और उसको विड्रॉ करके फिर सही प्रश्न पत्र दिया गया। उसमें कुछ टाइम लॉस हुई। उन 6 सेंटर में लगभग 1563 स्टूडेंट उसमें परीक्षा दे रहे थे। उनके मन में आया कि भाई ये हमारी साथ थोड़ा अन्याय हुई है, हमारी टाइम लॉस हुई है, हमारे लिए कुछ सोचनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की एक स्टैंडिंग ऑर्डर है। इस प्रकार की कहीं एंट्रेंस में कुछ विषय आती है तो री एंट्रेंस ना कराते हुए एक एवरेज मार्किंग, ग्रेस मार्किंग की मेथड पे उनको कंपनसेट किया जा सकता है। ऐसे एक सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है क्लैट की स्टूडेंट्स की क्लैट के एग्जामिनेशन के माध्यम से। एनटीए ने उसको अप्लाई किया। एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई, उसमें से कुछ रिकमेंडेशन आई और उसको उन्होंने अप्लाई किया। दूसरे बच्चों को डाला है, उनकी रैंक आगे चली गई है। एनटीए ने जो 1500 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं वो किस बिहाफ पे दिए हैं? एनटीए बिल्कुल झूठ कह रहा है। अगर आपने कोई प्रॉपर तरीके से ग्रेस मार्क्स दिए होते तो आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ये क्लॉज डालते कि अगर कोई बच्चे का टाइम मिस होगा तो हम उसको ग्रेस मार्क्स देंगे। जब आपकी चोरी पकड़ी जाती है एनटीए की, तब एनटीए के जो मैनेजर हैं या जो चेयरमैन है वो आके कहते हैं कि हमने ग्रेस मार्क्स इस बेसिस पे दिए थे, हमने सीसीटीवी देखा, अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन में लेट हुआ उसके बेस में हमने ग्रेस मार्क्स दिए। और क्या गारंटी कि 1500 ही बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं? इसके क्या इनने डॉक्यूमेंटेशन दिए हैं? और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये है वो ये है कि बच्चों को बताया नहीं जा रहा है। सिर्फ 1500 लोगों का बोल के बता दिया गया। आप मुझे एक चीज बताएं, आज 720 में से 720 नंबर 59 लोग लेके आए और वो एम्स की सीट डिजर्व नहीं कर रहे, तो आप किस उस पे जा रहे हैं हम लोग? बच्चे क्या पहले ब्रिलियंट नहीं होते थे क्या? 2020 में 2021 में जो बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया क्या वो ब्रिलियंट नहीं थे? आज 59 बच्चों ने टॉप किया। और ये जो बात है ये पेपर लीक की नहीं है। पेपर लीक नहीं हुआ बात है ओएमआर में कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन किया जा रहा है। आप मुझे एक चीज बताएं, ये जो ओएमआर है, ओएमआर ये नीट की वेबसाइट, एनटी की वेबसाइट से ऑफिशियली निकाला गया है। इसमें मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, अगर बच्चा कोई क्वेश्चन खाली छोड़ के आ जाता है तो यहाँ पर कहीं पर भी कोई ये वेरीफाई करने वाला नहीं बैठा है कि उस बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने किए हैं। बाद में कोई मैनिपुलेट करके अगर उस क्वेश्चन में ओएमआर भर दे तो उसका कोई प्रूफ नहीं है। तो इसके लिए अंदर से कुछ ना कुछ किया गया है। हमारा सबसे पहला मोदी जी से, मोदी सरकार जो अच्छे चीजों के लिए वो करती है, हम चाहते हैं मोदी सरकार इसकी सीबीआई इंक्वायरी करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है इस चीज में। सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड करते हैं और जो जो ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व हैं उन पे सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि यहाँ पर बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है।
इसी खबर पर ग्राफिक्स के माध्यम से जानिए नीट धांधली केस में अपडेट क्या है। नीट में ग्रेस मार्क्स वालों की दोबारा परीक्षा होगी, यह कहा गया है। जो 1563 आंकड़ा दिया था, 23 जून को दोबारा होगी नीट की परीक्षा, यह भी कहा जा रहा है। और सभी की नहीं होगी, 30 जून तक आएगा नीट का रिजल्ट, ये भी आपको बता दें। जो नया 23 जून को पेपर होगा, 30 को रिजल्ट आएगा, 6 जुलाई को होगी काउंसलिंग। तो इनकी काउंसलिंग जो है वो 6 जुलाई को ये होने वाली है। और 1563 छात्रों को फिर देनी होगी नीट की परीक्षा, क्योंकि उनका जो रद्द कर दिया गया है ग्रेस मार्क्स, वो बता रहे हैं आपको। सभी के 1563 छात्रों के नीट स्कोर कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। री एग्जाम का विकल्प है। एनटीए का सुप्रीम कोर्ट में जवाब, कहा हमने ग्रेस मार्क्स हटा दिए हैं, हटाए हैं, ये एनटीए कह रहा है। ग्रेस मार्क्स वाले 1563 छात्रों को 2 विकल्प यहां पर दिए गए हैं, ग्रेस मार्क्स हटाएं या फिर परीक्षा दें। या तो आपने ग्रेस मार्क्स हटा लीजिए या फिर से परीक्षा दे दें अगर आपको उससे आपत्ति है। ग्रेस मार्क्स हटा दिए जाएंगे। तो इस सुप्रीम कोर्ट को ये जो टिप्पणी है अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गई है और इसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। और नीट धांधली केस में ये तमाम अपडेट्स हमने आपको बताए, जहां पर ग्रेस मार्क्स को लेकर जो धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं, वो एनटीए ने कहा है कि हमने ग्रेस मार्क्स हटा दिए हैं। 1563 एक आंकड़ा दिया है, लेकिन फिर भी अभिभावक जो कह रहे हैं, छात्र कह रहे हैं कि भाई 1563 से ज्यादा भी अगर आंकड़ा है तो हमें जानने के लिए मेथड क्या है। इस खबर पर अब हमने पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी हम आपको दिखाएंगे कि आपने पोल में जो हमने पूछा था कि परीक्षार्थियों को मिल पाएगा इंसाफ, यह हमारा प्रश्न था। तो देखिए ये मिला जुला, देखिए ये कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारे रिएक्शंस जो आते हैं 50-50 के करीब आ जाते हैं। 55% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 45% लोग ना में जवाब दे रहे हैं। परीक्षार्थियों को मिल पाएगा इंसाफ तो लोग कह रहे हैं हाँ, लेकिन केवल 55%, 45% कह रहे हैं नहीं मिलेगा इंसाफ। तो ये महत्वपूर्ण है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और जल्द कुछ बड़ा कदम उठाना चाहिए ताकि लोगों का मनोबल ना टूटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनमत में अब बात दिल्ली जल संकट की करते हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें हिमाचल प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट, आपको बताएं हिमाचल प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में अपने पिछले बयान से पलटते हुए कहा कि उसके पास अतिरिक्त पानी नहीं है, ऐसे में वो दिल्ली को पानी नहीं दे सकता है। इसके बाद सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली सरकार को जल आपूर्ति के लिए अपर यमुना रिवर बोर्ड यानी यूआरबी का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की अवकाशकालीन पीठ ने दिल्ली सरकार को शाम 5 बजे तक, आपको बताएं, अपर यमुना रिवर बोर्ड को मानवीय आधार पर पानी की आपूर्ति के लिए आवेदन पेश करने का निर्देश दिया था। आपको बता दें कि आज दिल्ली जल संकट पर आज पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने नजर आए। इस दौरान इन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। दिल्ली पानी को वेस्ट होने से रोकने के लिए, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। तो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली सरकार ने डिटेल में वो कदम बताए जो हम पिछले 1 साल से ले रहे हैं और जो हम पिछले 1 महीने से इस पानी के क्राइसिस के दौरान ले रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने बताया कि जो पानी हरियाणा से आता है उसमें ट्रांसमिशन लॉसेस पहले 30% हुआ करते थे। जो रॉ वाटर यमुना नदी, रवि और बियास से होते हुए वजीराबाद, हैदरपुर आता था नदी के थ्रू और एक अनलाइंड दिल्ली सब ब्रांच के थ्रू, तो 30% ट्रांसमिशन लॉसेस हुआ करते थे। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड ने 500 करोड़ रुपए के खर्चे के साथ जो सीएलसी है, करियर लाइन चैनल को बनवाया और उस ट्रांसमिशन लॉस को 30% से घटाकर 5% कर दिया। जो दूसरा महत्वपूर्ण कदम दिल्ली सरकार ने उठाया है लीकेज और वेस्टेज रोकने के लिए, पिछले 9 साल में 3,500 किलोमीटर लीक करती हुई पानी की पाइपलाइंस को रिप्लेस किया गया है। ना सिर्फ इतना, 7,300 किलोमीटर पाइपलाइन डाली गई है, जो इसलिए महत्वपूर्ण है
कि जिन इलाकों में पानी की पाइपलाइन नहीं पहुंचती थी, वो मेन पानी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस की इलीगल टैपिंग कर करके पानी की चोरी किया करते थे। हमने 7,300 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन डाली है, जिससे अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में अब एक डिग्निफाइड तरीके से पानी पहुंचता है। देखिए, आतिशी जी को दिल्ली को घर घर में नल से जल देना है। जल विभाग, जल बोर्ड उनके पास है। वो इस बात का रोना नहीं रो सकती हैं कि दिल्ली में पानी नहीं है, क्योंकि टैंकर माफिया टैंकरों से पानी दिल्ली से ही ले जा करके दे रहे हैं। वो टैंकर में पानी हरियाणा और यूपी से नहीं भर रहे हैं, वो दिल्ली में ही भर रहे हैं। तो आतिशी जी, टैंकर वालों को पानी मिल जाता है, आपको पानी क्यों नहीं मिल रहा है? दिल्ली में जितना पानी दूसरे राज्यों से आता है उतना पानी उनको मिल ही रहा है, प्लस उससे भी थोड़ा सा ज्यादा पानी इस दौरान दिया जा रहा है। लेकिन जिन पाइप को आपने 9-10 साल में एक बार मरम्मत नहीं कराया, जिन पाइप से लीक हो रहे हैं, जिन पाइप में गटर के पानी मिल रहे हैं, उसका ठीकरा आप दूसरे पे कैसे फोड़ सकते हो? 15 साल कांग्रेस के पास डिपार्टमेंट था और पिछले 9-9.25 साल से आम आदमी पार्टी के पास है। इसके बाद भी बहानाबाजी। तो आप चाहे कितनी भी लच्छेदार भाषा में अपने इस मुद्दे को दूसरे पर फेंकने की कोशिश करो, पानी देना दिल्ली सरकार का काम है और आप लोगों ने सिर्फ लूट किया है। आपको शराब पिलाने में इंटरेस्ट हो जाता है, पानी पिलाने में नहीं। आपको शराब घोटाला करने में दुनिया भर की बुद्धि लगा लेते हो। व्हाट्सएप पे आप 100-100 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी कर देते हो बातचीत करके। लेकिन आतिशी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आप जान लीजिए। जल माफिया को बढ़ावा दे रही है क्या आम आदमी पार्टी? क्योंकि मनोज तिवारी तो कुछ ऐसा ही इशारा कह रहे हैं कि भाई जब माफिया के पास पानी है तो आपके पास पानी क्यों नहीं है? तो ये प्रश्न हमारा था आपसे। और जल माफिया को बढ़ावा दे रही है आप, आम आदमी पार्टी 94%, 94% लोगों ने हाँ, 6% ना में जवाब दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आपके राज्यसभा सांसद संजय कुमार सिंह स्पष्ट उन्होंने कहा है कि बिहार में हमारी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी के चुनावी तैयारी शुरू भी कर दें। उन्होंने बोला कि जो नेता हैं उनके तैयारी शुरू कर दें ताकि आगामी चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली में दिए जा रहे गुड गवर्नेंस का लाभ बिहार को भी मिल सके। संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी, ये तय है, लेकिन अब तक ये स्पष्ट है कि हम लोग बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इंडी गठबंधन की सहयोगी पार्टियों में से एक आम आदमी पार्टी बिहार में भी गठबंधन धर्म का पालन करेगी। इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे के फॉर्मूला तय होने के बाद ही आप अपनी सीटों का खुलासा करेगी। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी बिहार विधानसभा में उतरती है तो सीधे तौर पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को ही टक्कर देगी। खासतौर पर केजरीवाल सीएम नीतीश कुमार की पार्टी और पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा को चुनौती देंगे। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पिछले साल 22 जून को पटना आए थे। केजरीवाल को सीएम नीतीश कुमार ने न्योता दिया था। उस वक्त सीएम नीतीश कुमार इंडी गठबंधन के साथ थे। केजरीवाल भी इंडी गठबंधन की मीटिंग में शामिल होने आए थे। हालांकि उस वक्त उन्होंने बिहार विधानसभा के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी, केवल लोकसभा पर फोकस करने की बात कही। अब उनकी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बयान दिया है और सियासी गलियारे में अब हलचल पैदा हो गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी इससे पहले भी बिहार विधानसभा चुनाव अपना भाग्य आजमा चुकी है, लेकिन उसमें सफलता हाथ नहीं लगी है।
आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे राजस्थान की, जयपुर की। जी हां, जयपुर की वो कॉलोनी आपको बताएंगे, उसके बारे में जानकारी देंगे जहां से हिंदू परिवारों का पलायन हो रहा है, तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन अब शहर के भट्टा बस्ती थाना इलाके के शिवाजी नगर में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। दरअसल शिवाजी कॉलोनी में रह रहे हिंदू परिवार अपना मकान बेचकर धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं। हिंदू परिवारों के पलायन को रोकने के लिए कुछ परिवारों ने अपने घर के बाहर पोस्टर लगाए हैं और साथ ही अपील करते हुए कहा है कि वह अपना घर अगर बेच रहे हैं तो केवल हिंदू परिवार को ही बेचें, किसी अन्य को ना बेचें। जाहिर है जयपुर की शिवाजी कॉलोनी में मुस्लिम आबादी में एकाएक बढ़ोतरी हुई है और इसी के चलते क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियां और दबंगई की वारदातें बढ़ गई हैं। इसी से परेशान होकर अब हिंदू परिवारों ने पोस्टरों में लिखा है कि सनातनियों से अपील है कि पलायन को रोकें। साथ ही हिंदू परिवारों ने पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 8 दिन में जिहादी मानसिकता के लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो लोग प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। इस पर हमारे ब्यूरो चीफ नतांश पटेल ने क्या कुछ किया है वो आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ रिएक्शंस भी लोगों के आपको सुनवाएंगे। दरअसल जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे देखकर शायद आपको यूपी का कैराना याद आए, जहां पर हिंदू पलायन बड़ी संख्या में हुआ था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये यूपी का कैराना नहीं बल्कि राजस्थान की राजधानी जयपुर का वार्ड 16 जो हवा महल विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहां पर हम इस वक्त मौजूद है। और यहाँ पर जो हिंदू आबादी है वो इस तरीके से हताश है, परेशान है यहाँ पर जो अल्पसंख्यक आबादी है उससे, कि अब वो मजबूर हो गए हैं क्योंकि लगातार उनको पलायन के लिए विवश किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पर जिस क्षेत्र में हम इस वक्त मौजूद हैं वहाँ लगातार इस तरीके से पोस्टर्स बैनर्स चिपकाए गए हैं और वहां पर एक ही अपील की गई है कि अगर आप सनातनी हैं तो यहाँ पर आए और बचाव करें हमारा। अब मैं आप बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे सामने एक और घर मौजूद है और वहां पर भी इसी तरीके से बात का जिक्र किया गया है कि सनातनियों से अपील है कि यहाँ पर जिस तरीके से पलायन हो रहा है उसकी बचाव करे। लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर जो प्रशासन है वो बिल्कुल निराधार, बिल्कुल एक्टिव नहीं नजर आ रहा है और इसी के चलते हुए यहाँ पर लोग परेशान हैं। कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ की रहती हैं, लोकल महिलाएं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या परेशानी है आपको। हमारे को परेशानी ये है भाई, हमारे यहाँ मोहल्ले में मकान नहीं बिके और मकान बिके तो जैसे हमारी जैसे सनातनी हिंदू ही हो और किसी को मकान नहीं बिके और हमारी बच्चियां हैं जो बाहर नहीं निकल सकती। हमारी बच्चियों को प्रॉब्लम हो रही है, शाम के 7 बजे बाद में कोई बच्चियां नहीं निकल सकती। यहाँ गाड़ियां आती है, बच्चे लड़के इतरा इतरा के चलते हैं, यहाँ नशा की चीजें बिकती है, शाम के टाइम में तो कोई निकल ही नहीं सकता। हमारा कहने का तो यही मतलब है भाई, यहाँ सनातनी को मकान दो और जैसे पूजा पाठ वालों को मकान दो और किसी को मकान नहीं बिके। हमारा कहने का मतलब यही है। बिल्कुल, और देखा जा सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां भी मौजूद है, पुलिस की वो उतार रहे कागज, उतार के लेके जा रहे, जो ये कागज सब अपने बांटने के लगा रहे। जो पुलिस वाले दोपहर में आए सारे उतार के चले गए। आप देख सकते हैं कि प्रशासन यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो यहाँ पर आरोपी हैं या जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, जो यहाँ पर असामाजिक तत्व हैं, उनके ऊपर कोई आरोप या फिर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बावजूद उसके यहाँ पर अगर पोस्टर लगा रहे हैं, एक सनातन धर्म के जो लोग हैं वो अपील कर रहे हैं, तो उसको हटाने के लिए पुलिस बकायदा मुस्तैद है, यहाँ पर लगातार आ रही है। लेकिन अगर कार्रवाई की बात होती है यहाँ पर जितने भी असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर, तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और उसी से जितने भी यहाँ पर स्थानीय लोग हैं वो परेशान हैं और हताश है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कितने समय से यहाँ रह रहे हैं, किस तरीके से हिंदू आबादी पहले यहाँ पे ज्यादा थी, अब कम हो गई, क्या वजह मानते हैं? हम हैं जो सन 78 से रह रहे हैं, सन 78 से रह रहे हैं और हमारे जिस टाइम पे हम यहाँ आए थे यहाँ एक मुसलमान का नाम ही नहीं था, बच्चा ही नहीं था यहाँ पर। और अब इतना वो हो गया कि आदमी कोई निकल नहीं सकता, बाहर भी नहीं निकल सकता और कहने से गाड़ी घोड़ियों के कांच तोड़ देते हैं और कोई निकलता है तो रात को लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं, दंगा पिसाद करते हैं और कहने से किसी को कोई बोलता नहीं है, किसी को कोई मतलब है, कोई बात होगी ना उसके अंदर कहने से भिड़ने को तैयार बैठे रहेंगे, गाड़ी घोड़े लगा देंगे, आड़े निकलने नहीं देंगे रास्ते के अंदर से। बिल्कुल, ये बहुत ही निराशाजनक तस्वीर हमारे सामने आ रही है। आपने इसको लेकर क्या कभी प्रशासनिक या विधायक, पार्षद किसी से कांटेक्ट किया? थाने में गए थे, 2-3 बार जाके आगे वहाँ पे आप चलो हम आ रहे, आप चलो हम आ रहे, बस
ऐसा होता है। आ भी जाते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, आते भी हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। अभी तक सुबह दोपहर के अंदर दैनिक भास्कर से आदमी आए थे, वो कहने से सारे का आके उन्होंने करी है। आज क्या कार्रवाई हुई है ये जैसे कि आपने पोस्टर चिपकाए हुए और उनको पुलिस वालों ने आके हटा दिया। हाँ हटा दिए। क्यों आप क्या मानते हैं? और कब आपको जो हटाने आए थे पुलिस वाले तब उनसे कुछ बात हुई आपकी? जैसे उतार के भग गए, फिर वो गाड़ी जाके वहां से उतार लिया, फिर आगे जाके फिर वहां से उतार लिए, ऐसे उतार के हमारे आगे ही भग रहा था। लेकिन मेरे हाथ में मोबाइल नहीं था जो मैं उनका वीडियो बना सकती। वो नहीं था हमारे पास, नहीं होती तो हम फोटो खींच लेते उसकी, हम खींच लेते महाराज। ये बात हम इस चीज से परेशान है। जिस तरीके से बता रहे कि पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं और पोस्टर को हटाया जा रहा है और शायद जो दबाव बनता है प्रशासन के ऊपर और उसी के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। बावजूद उसके यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं जो परेशान हैं, लगातार पथराव हो रहा है, उसका जिक्र हुआ यहाँ पर, और लगातार जो आबादी है वो उनको परेशान कर रही है। जिस तरीके से आपराधिक घटना है वो भी सुदर्शन न्यूज लगातार बता रहा है कि इस क्षेत्र में अब बढ़ गई है। बावजूद उसके प्रशासन पता नहीं कब सतर्क होगा, कब इसके ऊपर चुस्त होता है। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ जयपुर से सुदर्शन न्यूज के लिए नतांश पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हिंदू की खबर आपको बताई थी जहां पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित अकबर नगर में तीसरे दिन बड़े स्तर पर ध्वस्तीकरण अभियान जारी है। तस्वीरें दिखाएंगे। बुधवार को प्रशासन द्वारा लोगों को मकान खाली करने की चेतावनी दी जा रही है। और आपको बताएं इस दौरान एक महिला को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश की गई और विरोध करने पर उसने बीच सड़क पर उसे घसीटा गया। प्रशासन ने मंगलवार रात को सुबह तक मकान खाली करने की अंतिम चेतावनी दी थी, जिसके बाद पानी और बिजली कनेक्शन काट दिए गए थे। भीषण गर्मी से परेशान कुछ लोग रात में ही अपना सामान लेकर शिफ्ट हो चुके थे। फेज 1 में ज्यादातर लोगों ने घर खाली कर दिए हैं, जिससे आज और भी अधिक मकानों को तोड़ा जा सकता है और तोड़ा जा रहा है। पिछले 2 दिनों में 150 से अधिक मकान गिराए जा चुके हैं। बसंत कुंज योजना में बने पीएम आवास में 500 से अधिक परिवारों को फ्लैट आवंटित किए जा चुके हैं और 2000 से अधिक लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। ये मकान कुकरेल नदी किनारे बने हैं और सरकार द्वारा डूब क्षेत्र में आने का हवाला देकर इन्हें अवैध घोषित किया गया है। सरकार का कहना है कि यहां से लोगों को नए घरों में शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन निवासियों का सवाल है कि अगर मकान अवैध थे तो उनसे हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं। और ये ध्वस्तीकरण का जो कार्यक्रम है वो आपको हम दिखा रहे हैं जो वहां पर चल रहा था, जो कि अवैध मकानों की बात वहां पर थी और बिल्डर इसमें शामिल हैं। काफ़ी लोग हैं, उन्होंने मोटा पैसा यहाँ पर कमाया है और एक देखिए बहुत सारे फ्लैट्स यहाँ पर बना दिए, बहुत सारे घर बना दिए अवैध तरीके से। आगे बढ़ते हैं। अगली मुख्य खबर की बात भी आपको बताते हैं। उड़ीसा के ईसाईकरण के विरुद्ध आवाज बुलंद करने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ता दारा सिंह ने ग्राहम स्टेन की हत्या की थी और उनको इसकी सजा भी मिली और वो सजा काट भी चुके हैं। बावजूद इसके मिशनरी के दबाव में उन्हें जेल से रिहा नहीं किया जा रहा है। जब उनकी रिहाई की मांग के लिए सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान जी उड़ीसा पहुंचे थे तो उनको मिलने नहीं दिया गया था, तो वह वहां धरने पर बैठ गए थे। उस समय वहां उड़ीसा में तब के विधायक मोहन चरण मांझी भी सुरेश चौहान जी के साथ थे। आज वह जब उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद पर हैं, उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है, तो ये फोटो जो हमने आपको दिखाई थी इनकी, ये वाली फोटो धरने पर बैठने वाली, ये काफी वायरल हो रही है, ये काफी फेमस हो रही है। और आज कुछ मीडिया आउटलेट्स ये खबर चला रहे हैं और मांझी को कट्टर हिंदू बता रहे हैं। मांझी जो खुद को एक कार्यकर्ता, एक आम कार्यकर्ता के रूप में मानते हैं, आज ये मीडिया आउटलेट्स, चंद मीडिया आउटलेट्स अपने हिंदुत्व विरोधी होने का प्रमाण दे रहे हैं। सुरेश चौहान जी को गाली देने का प्रयास कर रहे हैं, इस्लाम विरोधी बता रहे हैं और हमला करने का एक मौका ऐसे मीडिया आउटलेट्स को मिल गया है। और यहां पर सुरेश चौहान जी के साथ ये अब जो सीएम बन चुके हैं, ये इनकी तस्वीर काफी वायरल हो रही है। तो देखिए, ये जवाब है उन सभी के लिए कि भाई हिंदुत्व के लिए लड़ाई करना कितना मुश्किल होता है। इसी के साथ आज के शो यानी जनमत में इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और मेरी पूरी टीम को आगे दीजिए। हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।